मोदी की मुश्किलें हम दिखाने से पहले आपको यहां पर बताना चाहेंगे अभी कितने घंटे बाकी हैं, कितने घंटे हो चुके हैं। हमारी ये खास पेशकश है, जब फैसला आएगा, जब वोटिंग मशीन के नतीजे आएंगे, उससे पहले 100 घंटे 100 रिपोर्टर निरंतर आपको बता रहे हैं पल पल का हाल, एक एक क्षण की जानकारी की क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां चल रही है, क्या चल रहा है बीजेपी की तरफ, क्या चल रहा है कांग्रेस की तरफ। ये हमारे 100 रिपोर्टर आपको पूरे 100 घंटे में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या है मुश्किलें नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की पहली मुश्किल क्या है? 16 मई के नतीजे सामने आने से पहले नरेंद्र मोदी की मुश्किलें हैं कि आखिर क्या जगह दी जाएगी पार्टी में, और अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आते हैं तो फिर सरकार के अंदर सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी को, और इसी को लेकर सुषमा से मिले गडकरी। फिर उसके बाद सुषमा नाराज है, खबर आ रही थी राजनाथ सिंह भी आज जाके मुलाकात करते हैं गडकरी से। इससे पहले खबर यह भी आई कि बाकायदा गडकरी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से भी मुलाकात की। लेकिन इन खबरों के बीच में एक और खबर सामने आई, और वो ये थी कि सुषमा स्वराज ने कहा है कि उन्हें कोई सम्मानजनक भूमिका दी जाए पार्टी में। यानी आपके सामने जो 3 तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें सब लेखा जोखा बता देती हैं। सुषमा स्वराज से पहली मुलाकात गडकरी की होती है, नितिन गडकरी। फिर उसके बाद खबर जो आ रही थी कि सुषमा स्वराज कई दिनों से नाराज हैं, चुपचाप खामोश बैठी हुई हैं। फिर राजनाथ सिंह भी मुलाकात करने जाते हैं, और ये दोनों वो नेता हैं जो कि बाकायदा मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से आज गांधीनगर में। यानी जो भी फीडबैक होगा वो बाकायदा उनको दिया जाएगा। लेकिन खबर यह भी आती है कि सुषमा स्वराज ने मांग की है अपने लिए एक सम्मानजनक भूमिका की। सीधे चलते हैं, हमारे जो संवाददाता, हमारे जो सहयोगी अभी आपके साथ मौजूद है 100 घंटे 100 रिपोर्टर में। सबसे पहले इन 2 रिपोर्टर्स के पास हम जाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी जो कि मौजूद है। अमिताभ, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है सुषमा स्वराज के ठीक घर के बाहर से, और बीजेपी दफ्तर से रीमा हमारे साथ मौजूद है। रीमा पराशर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अमिताभ जी, अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं सुबह से लेकर अभी तक का, हमारे दर्शकों को पूरा लेखा जोखा बताएं। सुषमा स्वराज के घर के बाहर से क्या खबर है? देखिए, अरसे से सुषमा स्वराज विदिशा में व्यस्त रही। जहां जब चुनाव प्रचार का समय था वो लगातार विदिशा में थी। 1-2 बारी बिहार गई प्रचार के लिए, एक दिन दिल्ली को समय दिया, तो लगातार खामोश रही हैं वो। और लाल कृष्ण आडवाणी की करीबी भी मानी जाती है सुषमा स्वराज, और लगातार इस बात की वकालत करती रही कि लाल कृष्ण आडवाणी की बातों को भी सुना जाए। लेकिन अब सुषमा स्वराज को मनाने की कवायद इसलिए चल रही है क्योंकि 3-4 नेता, चाहे भले ही वो नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, ऐसा संदेश जा रहा था कि सिर्फ 3-4 नेता मिल बैठकर फैसले ले रहे हैं। तो तमाम वो संसदीय बोर्ड के नेता, सुषमा स्वराज संसदीय बोर्ड में आती हैं, पार्टी की जानी मानी नेता हैं, नेता विपक्ष रही है लोकसभा में, तो जाहिर तौर पर उनको भी उस लूप में लेने की कोशिश की गई है जो प्रक्रिया पूरी पार्टी में चल रही है, जो फैसले पार्टी को लेने हैं। यहीं पर सुषमा स्वराज बार बार यही दोहराती रही है निशान कि जो भी फैसले हो वो सामूहिक हो, संसदीय बोर्ड में हो, 2-3 इक्का दुक्का लोग मिलकर बैठकर फैसले न लें, बातें संसदीय बोर्ड में रखी जाएं, उसका फैसला अंतिम रूप ले। यही बातें उन्होंने आज भी रखी हैं। जहां तक सम्मानजनक पद का सवाल है, वो पार्टी की जानी मानी नेता है, पार्टी उनको एक पद देना ही है। लेकिन एक चीज वो बार बार रख रही हैं, वो ये है कि पार्टी सामूहिक रूप से फैसला करे, 2-3 लोग मिलकर फैसला ना करें। शायद इसलिए मान मनोबल की कोशिश उनकी अभी जारी है। तभी तो पार्टी अध्यक्ष भी उनके दरबार पर पहुंचे, और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जो आजकल पार्टी के मैं आपके पास आ रहा हूं अमिताभ, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये समझने की कोशिश करूंगा परसेप्शन के लिहाज से कि क्या अभी एक सिर्फ परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले रीमा, एक जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी हो सकता है एकला चलो रे का जो उनका नारा है, जिस तरीके से गुजरात में वो काम करते हैं, वो केंद्र में भी हो सकता है। और ये हाइपोथेटिकल सवाल इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों को अभी देखकर चल रहे हैं। लेकिन क्या ये कोशिश की जा रही है उस इमेज को थोड़ा सा ठीक करने की, उस इमेज में सारे नेताओं को साथ लेके जाने की, क्या उसके चलते ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि खबर ये भी थी कि कल बाकायदा नितिन गडकरी की एल के आडवाणी जी से मुलाकात हुई।
देखिए निशांत, कल बिल्कुल आडवाणी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद राजनाथ सिंह से कल 2 बार नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। नितिन गडकरी एक वो नेता है जो इस वक्त अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जब से नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई तो ये माना जाने लगा था कि उनके करीब चले गए हैं और नितिन गडकरी आडवाणी के करीबी माने जाते रहे हैं। इसीलिए इस वक्त वो ये भूमिका निभा रहे हैं कि आडवाणी तक भी वो संदेश लेकर जाते हैं, सुषमा स्वराज के घर पर भी वो बात करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद आज जब 3 लोग जा रहे हैं, जेटली और राजनाथ के साथ, तो नितिन गडकरी भी जा रहे हैं। और यही वजह है कि जब अब से कुछ ही देर पहले सुषमा स्वराज से मुलाकात की है गडकरी ने, तो सुषमा का ये कहना कि सम्मानजनक उनकी भूमिका को आगे रखा जाना चाहिए, ये संकेत दे रहा है कि गडकरी से उन्होंने ये बात कही है जो सीधे मोदी तक जाती है। लेकिन सीधे तौर पर जो आप इमेज की बात कर रहे हैं, बीजेपी में इस बात को रखना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही फैसला लेंगे, ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि संघ की एक अहम भूमिका रहती है हर फैसले में। मंत्री भी कौन बनेगा और किसको क्या पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन इसमें आरएसएस की एक अहम भूमिका रहेगी। जी, अब हमारे दर्शक जो हैं वो यहाँ पर ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखते रहें, क्योंकि हम आपको निरंतर यहाँ पर ये ठीक सामने दिखा रहे हैं 100 घंटे में से 45 घंटे निकल चुके हैं। 55 घंटों के अंदर क्या क्या हो सकता है। अमिताभ जी, सवाल मेरा ये है हमसे अमिताभ कि आज की तारीख में क्या ये जितने भी नेता हैं, बड़ा स्ट्रेट सवाल है मेरा, किसी की भी कोई बार्गेनिंग पावर है? देखिए, 2 चीजें साफ है निशांत। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है और जो मंत्रिमंडल होता है वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन यहाँ संघ का भी रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का भी संसदीय बोर्ड है, फैसले सामूहिक ही लेने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम गुजरात मॉडल जो सामने आता है उसे तो यही लगता है, जो बीजेपी के आला नेताओं को लग रहा है कि अगर फैसला अकेले मोदी लेते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तभी तो ये सुषमा स्वराज को मनाने की कवायद हो रही है। सुषमा स्वराज आडवाणी के भी करीब मानी जाती हैं और नरेंद्र मोदी भी यही चाहते होंगे कि 16 तारीख को अगर एग्जिट पोल के नतीजों की माने, अगर बीजेपी सीधे सीधे सत्ता में आ रही है, उसके पहले कोई अड़चन ना आए, किसी बड़े नेता को मंत्रिमंडल में शामिल न करके, किसी बड़े नेता की अनदेखी करके कोई अड़चन नहीं चाहते हैं कि परसेप्शन पार्टी का खराब हो। इसलिए बार्गेनिंग पावर में भले ही कोई ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अब कोई अड़चन नहीं चाहते हैं किसी बड़े नेता को लेकर। इसलिए बड़े नेताओं की सम्मानजनक तरीके से उनकी सरकार में, संगठन में उपस्थिति की बात भी हो रही है और सुषमा स्वराज को मनाने की भी कोशिश हो रही है। देखिए तो अमिताभ, आप जो बता रहे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप जो बता रहे हैं उसमें बड़ी रोचक बात यह है कि एक परसेप्शन बिल्डअप की भी कोशिश की जा रही है कि हां, हम अकेले चलने वाले नहीं हैं, हमारे साथ सब इकट्ठा होकर चल सकते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर जो बयानात आए हैं अभी तक, उनको अगर आप जरा गौर से देखें, कल से लेकर अभी तक, क्यों बयान नितिन गडकरी का भी है, बयान अमित शाह का भी है, बयान रविशंकर प्रसाद का भी है। इन तीनों के बयान यह है कि उनके लिए हम लोग बहुत छोटे हैं, पार्टी फैसला करेगी। लेकिन एक बयान आता है अनंत कुमार का और वो बयान कहता है कि नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के ऊपर फैसला करेंगे। जरा ध्यान से देखिए। पहले नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया कि आप आडवाणी जी की भूमिका को लेके बात कीजिए, क्योंकि आपके अलावा आडवाणी जी से कोई बात नहीं कर सकता, मना नहीं सकता। तो आडवाणी जी से मिले, आप तमाम बड़े नेताओं से मिले, आडवाणी जी की भूमिका क्या देखते हैं? अहम भूमिका होगी सरकार और पार्टी में उनकी? पहली बात तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव में मैं उनको मिल नहीं पाया। मेरा भी चुनाव था, फिर मैं प्रचार में चला गया, तो उन्होंने कहा कि एक दिन आओ तो गप्पे मारेंगे। को क्यों बुलाया नितिन जी? ये बात गले उतर नहीं रही है। देखिए, आप कुछ भी डिप्लोमेटिक जवाब देते रहे, लेकिन इतना सच है कि आप ही को क्यों बुलाया, बाकी लोग कौन सा मिल पाए? ऐसा नहीं है, सब लोग मिलते हैं। और मैं राजनाथ सिंह जी के घर पर गया, ये रूटीन है, हम एक टीम के पार्ट हैं, हम एक दूसरे को मिलते। कल जोशी जी किया गया, आडवाणी जी किया गया, पहली बार मैं दिल्ली में कल आया हूँ। आप इन सब बातों को इतने अर्थ लगाते हैं और निकालते हैं। जोशी जी और आडवाणी की भूमिका क्या होगी? अहम भूमिका होगी। हमारे पार्टी के वो बहुत कद्दावर ज्येष्ठ नेता है, उनका मान सम्मान रखकर पार्टी कोई निर्णय करती है और उनके बारे में निर्णय करने के लिए कोई हमने निर्णय करने की जरूरत नहीं है। वो इतने सीनियर हैं कि उनके बारे में पार्टी सब उचित निर्णय करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई समस्या है। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरह, जैसे यूपीए चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वो चेयरपर्सन थी, तो क्या आडवाणी जी के लिए ऐसा ही कोई पोस्ट ढूंढी जा रही है ताकि एक सम्मानजनक स्थिति पर उनको बिठाया जाए? देखिए, इसकी चर्चा मीडिया में तो नहीं होगी। ये हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी जी, इनके दोनों के नेतृत्व में पार्टी एनडीए आगे जाएगी और दोनों के बाद ये सब बातों का विचार निश्चित रूप से पार्टी में जो करना है वो करेंगे। और हमने हर समय हमारे बुजुर्ग नेताओं का सम्मान रखा है और इसलिए उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे जाएंगे।
लेकिन अहम भूमिका होगी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। जो कहा जा रहा था कि साइडलाइन कर दिया गया है, उनको चुनाव मनमाफिक जगह से लड़ने गया, तो अहम भूमिका तो रहेगी अडवाणी जी की। इसमें शीर्ष पद पे बैठेंगे वो। अडवाणी जी और अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमारे घरों में एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के जैसे फोटो है, वैसे अटल जी अडवाणी का है। वो हमारे संस्थापक है, उनको अलग थलग करने कोई प्रश्न ही उद्भुत नहीं। उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर नरेंद्र मोदी हम लोग सब लोग काम करते हैं। आपके मन में ऐसा क्यों आता है? जो बात नहीं हो रही वो आप क्यों लोगों के पास जाकर पहुंचाने की कोशिश करते हो? सम्मानजनक उनको पद दिया जाएगा अडवाणी जी की आवश्यकता ही नहीं है। अडवाणी जी का मान सम्मान प्रतिष्ठा इस पार्टी में, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता। वो हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। देखिए, अडवाणी जी हमारे वरिष्ठतम नेता है। पार्टी को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया है, हम लोग को आगे बढ़ाया है, तो उनके बारे में वो खुद सोचेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता सोचेंगे, चर्चा करेंगे। उनका सम्मान और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा मिलेगा। यही बात जोशी जी के बारे में भी होगी, वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन हमारी पार्टी में इतना अधिक आंतरिक ताकत है कि इन सारे मामलों की हम बहुत ही सार्थक और रचनात्मक फैसले करते हैं और करेंगे उनके सम्मान के साथ। क्या एनडीए चेयरपर्सन या फिर कि एनएसी की तर्ज पर कुछ और ऐसी भूमिका देने की अडवाणी जी को बात चल रही है? अब ये पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करेंगे, अडवाणी जी से चर्चा करके तय करेंगे, इसलिए इसके बारे में मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अडवाणी जी अभी एनडीए के चेयरमैन ऑलरेडी हैं, लेकिन एक अभिभावक, एक मार्गदर्शक, उनकी अगुवाई में सरकार पार्टी ठीक चले, ये तो उनका हमेशा निर्देश रहता है और रहेगा भी। देखिए, माननीय अडवाणी जी हम सबके मार्गदर्शक है, यानी नरेंद्र भाई मोदी और राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, अरुण जी, वेंकैया जी, गडकरी साहब, हम सब ने यानी गोपीनाथ जी, हम सब ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के मार्गदर्शन में, उनके वरीयता में हम पले बढ़े हैं। हम सबके लिए वो मार्गदर्शक है। लेकिन आज के दिन में मुझे लगता है जो आगे का रूपरेखा होगा केंद्र सरकार का, वो खुद नरेंद्र भाई तय करेंगे। आपने सुने अभी तक के जो बयान आए। रीमा हमारे साथ हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ है। रीमा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। जिस संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी नरेंद्र मोदी के पीछे, जाहिर सी बात है वो संघ नहीं चाहेगा, कतई नहीं चाहेगा कि पार्टी के अंदर दो दो शक्ति के केंद्र बने। और ऐसे में क्या पोजीशन, क्या जगह दी जाए लालकृष्ण आडवाणी को, यह अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी के अंदर दो केंद्र की यहाँ पर बात नहीं है निशांत। यहाँ पर बात यह है कि एक छत्र राज नरेंद्र मोदी का ही कायम हो, ये बात संघ भी नहीं चाहेगा। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री के साथ साथ पार्टी की मजबूती कैसे हो, पार्टी का जो अध्यक्ष हो उसको मजबूत और कैसे किया जाए, ताकि कहीं पर भी ये ना लगे कि अब सिर्फ बीजेपी का, जैसे पूरे हमने कैंपेन में देखा, पूरे हम कई दिनों से देख रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये एक एजेंडे का तहत हुआ था कि मोदी के नाम पर वोट पड़े, बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन सत्ता के बाद आखिर 5 साल सरकार चलानी है, उसके आगे का एजेंडा बनाना है, तो उसमें संघ भी ये नहीं चाहेगा कि मोदी मोदी का ही राग अलापा जाए। और यही वजह है कि अब एलके आडवाणी की भूमिका को लेकर विचार चल रहा है कि क्या जिस तरह सोनिया गांधी की एक अहम भूमिका रहती थी यूपीए की सरकार में, उसी तरह से अब सोनिया गांधी की तर्ज पर, जैसे एनएसी की अगर हम बात कर रहे थे, एनडीए के चेयरमैन ऑलरेडी है एलके आडवाणी, लेकिन उसके बाद से अब वो बड़ा रोचक है। भूमिका दी जाए, आप जो बता रही हो बड़ा रोचक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अमिताभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यानी कि जो अभी तक रीमा ने बताया उसको देखकर यह समझा जा सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी का जो भी रोल होगा, अल्टीमेटली वो शक्ति का संतुलन करेंगे। बिल्कुल शक्ति का संतुलन ही हुआ, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता हैं, पीएम पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने जूनियर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में लालकृष्ण आडवाणी और जोशी शामिल भला कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वरिष्ठता रही है। तो जाहिर तौर पर एनडीए के अध्यक्ष वो पहले से हैं, एनडीए के चेयरमैन वो पहले से हैं, कई सालों से हैं। और जहां तक एडवाइजरी काउंसिल की बात है, वो पार्टी तय करेगी कि कैसे चेयरमैन बनाना है, लेकिन एनडीए के अध्यक्ष वो बने रहेंगे और एनडीए के संचालक के रूप में वो काम करते रहेंगे। और ये भी संकेत मिले हैं कि लालकृष्ण आडवाणी भी खुद ऐसा चाहते हैं। ये जो आप बता रहे, मैं आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि यहां पर आज एक खबर ये भी आई कि सुषमा स्वराज, मेरे ठीक बगल में इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब कई दिग्गज नेता गांधीनगर जा रहे हैं, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, तो सुषमा स्वराज भोपाल जा रही हैं। अब ऐसी क्या बात है? खैर, भोपाल से क्या खबर आ रही है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने क्या कहा है,
वो भी दम ठोक कर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं किसी चीज का। जरा ध्यान से सुने। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं। शिवराज जी, आपने 150 से ज़्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में की हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सब जगह हैं। आपका क्या आकलन कहता है? क्या मेरा आकलन है कि एनडीए 300 क्रॉस करेगा, 300 से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी भी 272 के चमत्कारिक आंकड़े के आसपास निश्चित तौर पर रहेगी और एक मजबूत प्रधानमंत्री और स्थिर सरकार जो आज देश की आवश्यकता थी वो अब देश को मिल रही है। किस तरह के अलायंस सामने आएंगे? क्योंकि कई जगह क्या 272 बता रहे हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है। किस तरह के अलायंस पे नज़र है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, एनडीए 300 क्रॉस करेगा, हमारी अपनी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बहुत उदार है और जैसा हमारे होने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सारे देश को साथ लेके चलना चाहते हैं, सारे देश को साथ लेके चलेंगे। तो आने वाले समय में अब जैसे चर्चा और बातचीत होगी उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। लेकिन हमसे दूर कोई नहीं, हम सबके पास रहना चाहते हैं, सबके साथ रहना चाहते हैं। फ्यूचर सरकार किस तरह की होगी? क्योंकि हमेशा आपने भी कहा है कि केंद्र और राज्य में जो भेदभाव होता था, अब आपको लगता है जो फ्यूचर सरकार होगी उससे काफ़ी राज्यों को मदद मिलेगी? देखिए, एक तो स्थिर सरकार होगी, मजबूत प्रधानमंत्री होंगे और स्थिरता और मजबूती, ये दो चीज़ें आज की सबसे बड़ी ज़रूरत थी जो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में नहीं दिखी। आपने देखा, सरकार बनने की संभावनाओं से ही आज भारत का परिदृश्य बदल गया है, देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बाजार की स्थिति बदल रही। तो एक तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ जो भेदभाव और अन्याय होता था, मैं बरसों से कहता चला आया था कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। मध्य प्रदेश को न्याय मिलेगा, हमें अपना हक मिलेगा, हमें अपना अधिकार मिलेगा। किस तरह की प्रायोरिटीज़ अब होंगी आगे सरकार की? जो जैसे देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार की प्रायोरिटीज है वो तो हमारी तय है, चुनाव के पहले भी हमने स्पष्ट कर दिया था। उसी दिशा में जो हमने रोड मैप बनाया है, हमने 100 दिन की कार्य योजना भी बनाई, अगले 3 महीने की कार्य योजना तैयार है, वैसे 5 साल की कार्य योजना तैयार है। तो रोड मैप हमारा तय है, लेकिन उस रोड मैप को पूरा करने के लिए भारत सरकार से जो अपेक्षित सहयोग है मोदी जी के नेतृत्व में वो हमको मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में सीटें बताई जा रही हैं वो 23 से 27 तक बताई जा रही हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ मिशन 29 किस तरह से? देखिए, मिशन 29 का अर्थ ये है कि हमने सभी 2900 सीटें जीतने का प्रयास किया है और हम अभी भी इस संभावना से भरे हुए हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करें। दिग्विजय सिंह की अगर बात करें, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान का आपने बयान सुना, तो मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है अगर, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो क्या कहते हैं? बड़ी मजेदार बात करते हैं। वो बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले, ये तो निर्मल बाबा भी कहते हैं। बार बार वो एक ही बात कहते हैं, मैं काला धन बाहर से लाऊंगा। पहले ये तो बताएं कि काले धन का भारत में है उसका उन्होंने क्या किया। फिर वो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह का एक बयान हमारे टाट वाले बाबा हुआ करते थे जो कहते थे सतयुग आने वाला है। निर्मल बाबा भी टेलीविजन पे आके कहते हैं अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। उसी प्रकार से मोदी जी भी कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो हिटलर ने भी कहा था अपने, उसका जो टैग लाइन था, जो उसका पंच लाइन था, हिटलर भी यही कहता था, मैं अच्छे दिन लाने वाला हूं। तो देखते हैं अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं। शायद अच्छे दिन आने वाले पर डीजल पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, कुकिंग गैस सस्ता हो जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएंगी, अच्छे दिन आने वाले हैं।